साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बना रहा हूं वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था कि वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर आपके राइट्स क्या हैं और नोटिस आ जाए तो करना क्या है। अब आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके बेसिक राइट्स और वो कानून जिसके तहत एंटी करप्शन ये कहती है कि हम आपकी वॉइस का सैंपल जो है ले सकते हैं। तो वास्तव में ये राइट है, नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, इन सब बातों को लेकर मैंने आज का ये वीडियो तैयार करा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो मोटिवेशनल है और अगर आज ये वीडियो सुन लिया तो यकीन मान लेना कि आपको वो चीज़ें अनुभव हो जाएंगी, उन बारे में या उस पर्सपेक्टिव में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस केवल आपको संयम के साथ आज का वीडियो देखना है और उसमें बताए गए मार्ग को जो है अपनाना है और उसके अनुसरण में आपको जो है वर्कआउट करना है। बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। वीडियो जब भी मैं समझाता हूं तो हमेशा मेरा एक तरीका है, बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझने में जो है इजी रहे विजुअल और ऑडियो इफेक्ट से। तो साथियों शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की वॉइस सैंपल को लेकर पावर क्या है और वहां पर आपके राइट्स क्या हैं। देखो, उनको तो अपनी पावर पता है पर आपको आपके राइट्स नहीं पता है। और जिन चूरण छाप लोगों के पास आप इन्हें मालूम करने जाते हो तो वो आपको कहते हैं कि पावर पावर, ताकत, शक्ति, डर जा भैया। अरे तो अगले के पास शक्ति है तो क्या हम डर के रहेंगे? कॉमन सेंस की बात देखो ना यार। अगले के पास शक्ति है तो क्या हम डर के रहेंगे? क्या हम बिलों में छुप के रह जाएं? एक बात कह दूं कि जब चींटी भी अपनी औकात पे आ जावे ना तो हाथी को उठा के फेंक देती है। तुम तो 6 फुट के इंसान हो, घबराते क्यों? राइट्स जो बता रहा हूं उसको समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसको समझ लो तो कोई तकलीफ नहीं आनी है। अदरवाइज शोषण इस देश में भारतीयों का होता है और होता रहेगा। जिम्मेदार अंग्रेज हैं और आज जिम्मेदार चूरण छाप लोग हैं और आप खुद चाहते हो कि आपका शोषण वो करें। मैं आपको उस चीज़ से बाहर निकालना चाहता हूं, आपको एक मजबूत योद्धा बनाना चाहता हूं। अब आपको चुनना है इस जगह से चूरण छाप वर्सेस आपके अधिकार। क्योंकि पावर की बात मैं तब करूंगा जब पावर होंगी। ये पावर उनके पास आई कैसे? क्या एंटी करप्शन ऐसा तो नहीं कि पावर का दिखावा कर रही है जो पावर उसके पास है ही नहीं। तो इन सब बातों पर चर्चा मैं कर रहा हूं आज वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर। यहां पर मैं स्पेशल एम्फेसिस करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पारित किया गया। इसकी छोटी मोटी या थोड़ी बहुत जानकारी आप सबको होगी और इसी कानून के कारण आपको डराया जा रहा है कि डरो भैया, तुम्हारी आवाज़ का नमूना लेंगे और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा और ये कहेगा कि चूंकि आप आवाज़ का नमूना देना नहीं चाहते हो इसलिए ये बात तो पक्की प्रूव हो गई है कि उस टेप रिकॉर्डर में या उस सीडी में आपकी ही आवाज़ है। तो जजमेंट वास्तव में था क्या, बना क्या दिया और दिखा क्या रहे? तो कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओगे तो इन सब बातों से मुक्ति मिल जाएगी। रात को 2 बजे पे उठा के पूछेगा कि भैया वॉइस सैंपल ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो आप उस बारे में सही स्थिति का बखान भी कर पाओगे। साथियों सबसे पहले फैक्ट समझना जो है ज़रूरी है, कहानी समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो और मंदिर का आपको इतिहास नहीं पता तो मंदिर दर्शन करने में कोई मतलब नहीं है। पर अगर मंदिर का इतिहास पता है तो भले ही उस मंदिर में जाओ चाहे मत जाओ, पर दर्शन जहाँ से भी करोगे बड़े ही अच्छे होंगे। साथियों फैक्ट्स क्या थे उस पर्टिकुलर केस के कि 4/12/2010 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ कि सदर बाजार पुलिस थाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने एक एफआईआर दर्ज करी। अक्यूज का नाम था धूम सिंह। यहाँ तो पिक्चरें बन रही है और यहाँ तो मुलजिम बन रहे हैं। धूम पार्ट 2 पार्ट 3 खैर छोड़ो उनको, पर धूम सिंह के खिलाफ एफआईआर थी और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो है एफआईआर थी। आरोप क्या थे कि ये सब मिलके गैंग चला रहे हैं कि लोगों से नौकरी के बदले पैसा निकाल रहे हैं। बड़ी खतरनाक एफआईआर है, बड़े खतरनाक आरोप इन पे लगा दिए और उसमें से वन ऑफ द को अक्यूज था रितेश सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा का भाई नहीं है, कन्फ्यूज मत होना भाई, ये मुलजिम है।
अलग अलग मामला है पूरा इसका। तो जो धूम सिंह है, इसके कब्जे से जो है फ़ोन बरामद हुआ। अब पुलिस को इस बात की पुष्टि करनी थी कि धूम सिंह और रितेश सिन्हा के बीच जो बातचीत है, जो रिकॉर्डेड बातचीत है, वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और वास्तव में उनकी आवाज़ वो है या नहीं है। तभी क्राइम से जो है अक्यूज को कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा दिमाग लगाओ कि वहाँ पर थ्योरी क्या थी, अक्यूज वर्सेस अक्यूज्ड। धूम सिंह भी अक्यूज्ड और सोनाक्षी सिन्हा का भाई, अरे भाई नहीं है, मैं तो कह दिया आपको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करने के लिए, कि जो रितेश सिन्हा है कंसर्न पर्सन, उनकी वॉइस सैम्पलिंग को मिलान करने के लिए। ठीक है जी, अक्यूज वर्सेस अक्यूज्ड। और यहाँ पर जो मामले एंटी करप्शन के होते हैं, वहाँ पर कौन होता है, विक्टिम वर्सेस अक्यूज्ड। क्लियर है? तो अक्यूज वर्सेस अक्यूज का केस जो है काफ़ी कमज़ोर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के पार्लियामेंट ने बार बार ये कहा है कि अक्यूज की एविडेंस जो को अक्यूज्ड है उसके खिलाफ नहीं पड़ी जाएगी। अब आपको लग रहा होगा वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात मत मानो। धारा 30 इंडियन एविडेंस एक्ट अभी के अभी गूगल पे खोलो, एवरीथिंग वुड बी क्लेरिफाइड टू यू। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसका आधार है गूगल, उसका आधार है पार्लियामेंट का लॉ, सुप्रीम कोर्ट का कानून। मैं कुछ चूरन छाप बातें नहीं करता हूँ यहाँ बैठ के कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। जो कुछ मैं कहता हूँ वो ऑथेंटिक है, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपको इस मन से कि किसी के पास भी आप जाओ, राय लेने जाओ, तो उसको ये बोलो कि जो भी बात है वो लिख कर देवे, और उस बात को वेरीफाई करो। अगर बात वेरीफाई नहीं हो रही है, बात लिख के नहीं दे रहा है, साफ साफ आपको जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। जो बात है लिखित में लेनी चाहिए। जब आप अपना पेमेंट दे रहे हो, उसको अपना टाइमिंग दे रहे हो, उसको अपनी फाइल सौंप रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ बातें ही बातें। अगर इस संसार में बातों की वैल्यू है तो ठीक है, फिर काम चला लो औरतों की तरह, मंदिर गुरुद्वारा के बाहर जाके बातचीत करते रहो। पर अगर प्रोफेशनल हो और वास्तव में चाहते हो कि हमें एक ऑथेंटिक बात मिले, तो राइटिंग में लेना जो है सीखो, राय को। ठीक है जी, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। साथियों, इस मामले में क्या हुआ कि सीजेएम कोर्ट ने दिनांक 8/1/2010 को जो ये रितेश सिन्हा है, इसको सम्मन जारी करे और कहा कि भैया अपनी आवाज़ का नमूना दो। फिर इसको चैलेंज करने ये पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से भी इसको हार मिली। फिर ये गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि 3 वर्सेस अक्यूज्ड की वॉइस। क्लियर है? आर्टिकल 20(3) वर्सेस अक्यूज्ड की वॉइस। और सबसे प्राइमरी क्वेश्चन ये निकल कर आया कि अगर अक्यूज्ड की वॉइस ली भी जाती है तो ये उसके संवैधानिक अधिकारों को अफेक्ट नहीं करती है। बट प्राइमरी की क्या है कि अगर सीआरपी आईओ आपकी वॉइस सैंपल को ले सकता है या नहीं ले सकता। अब आपके माइंड में क्या बात निकल के आ रही होगी कि प्रोविज़न नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, हमें फॉलो करना होगा, अदरवाइज हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है लग जाएगा। मैं एक बात कह दूं कि इस निर्णय से पहले जो 2012 का बेसिक निर्णय है, वहाँ पर 2 जज साहब बैठे, जस्टिस देसाई और जस्टिस आफ्ताब आलम, दोनों ही कंट्रोवर्शियल व्यू लेके बैठे। एक जज साहब ये कहते हैं कि हाँ जी, कि अगर प्रोविज़न नहीं भी है तो सैंपल लिया जा सकता है, और दूसरे कहते हैं कि अगर प्रोविज़न नहीं है तो वहाँ पर अक्यूज्ड को बाध्य नहीं कर सकते, और ऐसी कोई शक्तियाँ कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास में नहीं है जिसके लिए वो आदेश दे सकता हो। अब इस कंट्रोवर्सी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के अंदर दूर करना था, और ये तय करना था कि भले ही प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं है, क्या इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट वॉइस सैंपलिंग के लिए कंपेल कर सकता है, और इसके लिए पैरामीटर्स क्या होंगे। एक बात छोटी समझ के चलना है, उसके लिए पैरामीटर क्या होंगे। क्या मजिस्ट्रेट कंपेल कर सकता है क्या? एक बात मैं कह दूं, आपको यहाँ पर वीडियो को करना है पॉज, आगे मत बढ़ना। आगे हैं 3 खड्डे, और खड्डे में गिर गए तो बाहर निकल नहीं पाओगे। वो खड्डे कौन कौन से हैं? धारा 53 सीआरपीसी, धारा 53A सीआरपीसी और धारा 311A सीआरपीसी। धारा 53 सिंपल बात करती है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड की। धारा 53 बात करती है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप, कि जिसमें बलात्कार का आरोप है उसका परीक्षण भी कराना है। और धारा 311A ये बात करती है कि जो अक्यूज्ड है उसकी स्पेसिमेन या उसकी हैंडराइटिंग के लिए मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है। पर सबसे हैरानी की बात है कि इन तीनों ही खड्डों में, इन तीनों ही प्रोविजंस में
कोई एम्पावरमेंट मजिस्ट्रेट को नहीं है कि वो अक्यूज्ड की वॉइस की सैंपलिंग के लिए डायरेक्शन दे सके। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करके चलो। आपको लग रहा है डर डर डर, और डर के मारे जो है इधर से उधर भाग रहे हो कि यार हमारा क्या होगा, नोटिस आ गया तो क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि इन तीनों प्रोविजंस में पावर ही नहीं है, तो काहे का डर, काहे डरते हो? नॉलेज नहीं है ना, चक्कर में आए चूरन छापों के, हो गया नुकसान। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है प्रोविजन नहीं है, तो क्यों डर रहे हो? और मेरी बात नहीं माननी तो सरदारों का सबसे बेस्ट नंबर है नंबर 12। कहते हैं ना जी 12 बज गए, इस जजमेंट का पैरा नंबर 12 खोल के देख लेना। उसमें क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ द सेड अमेंडमेंट या प्रोविजन, जो भी हम कहें, स्पेसिफिकली ऑथराइज और एम्पावर अ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एन अक्यूज्ड टू गिव हिज वॉइस सैंपल। कि कोई भी प्रोविजन मजिस्ट्रेट को एम्पावर नहीं करता है वॉइस सैंपल देने के लिए। यहीं पर आपको मुक्ति मिल गई। काहे घबराते हो? ये वॉइस सैंपल की बीमारी है क्या, इसको समझ लेते हैं। अगर बगैर बीमारी समझे इलाज मैंने कर दिया तो वहां पर इलाज सफल नहीं होने वाला। अब छोटी सी बात समझते हैं जो बड़ी गंभीर बात है। टेक्निकल बात क्या है कि 29/8/1980, ये डेट याद रख लो। इस डेट को लॉ कमीशन की 87वीं रिपोर्ट जो है इन्फोर्स हुई थी, जो कि थी वॉइस प्रिंट को लेकर, जो क्या बोलती है कि वॉइस प्रिंट आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग का विजुअलाइजेशन है। हर आदमी का स्पेसिफिक वोकल कैविटी है, वोकल कॉर्ड है। जब वो बोलेगा तो उससे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वॉइस जनरेट होगी, जिसके आधार पर ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जब उसने बोला तो उस समय क्या साउंड एनर्जी निकल कर आई थी। और यही फॉर्मूला एंटी करप्शन अपनाती है कि मिला के देखो भैया, वॉइस को मिला के देखो, ये मिल जाएंगी तो खेल खत्म, और ये नहीं मिलती है तो फिर स्थिति अलग है। क्लियर है? तो इसलिए आपके पीछे पड़ रहती है एंटी करप्शन की वॉइस सैंपलिंग करनी है, हमें वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि कई बार ऐसी स्थितियां भी निकल के आई हैं जो कि इंडिकेटिव है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1920 बेसिक एक्ट है, जिसकी धारा 5 इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे देता हूं ताकि ढूंढने में जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, इसकी धारा 5 क्या बोलती है कि अनुसंधान के प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति का नापचोक, जो उसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई है या कोई भी नापचोक है, या उसकी फोटोग्राफ के संबंध में मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्शन दे सकता है। पर उत्तर प्रदेश बनाम बाबू के मामले में, ये बाबू वाला बाबू नहीं है, सोना वाला, ये किसी केस का पक्षकार है, उसमें अभी निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिस कारण जो पार्लियामेंट थी उसको सजेशंस दिए गए और सेक्शन 311 ए सीआरपी से जोड़ा गया, जो कि 23/6/2006 से प्रभावी है। जो मैंने आपसे पहले कहा कि तीनों ही प्रावधानों में, चाहे धारा 53 हो, चाहे धारा 53A हो, मैं आपको वापस इंडिकेट कर रहा हूँ, या धारा 311A हो, किसी भी स्थिति में पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास या कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कि किसी अक्यूज को उसकी वॉइस सैंपल के लिए कंपेल कर सकें। जब पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है तो एसीबी से कहाँ डरना? क्लियर है? सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग, पर अगर कानून पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत जो है नहीं आएगी, खड्डों में नहीं गिरोगे, जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और वर्तमान निर्णय जो है इसका पैरा नंबर 20 में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है लिखी गई, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। So far as the second basis for the view taken is concerned, we have already expressed an opinion what may appear to be legislative inaction to fill in the gaps in the statute could be on account of justified legislative concern and exercise of care and caution. However, in the considered view of this court, which calls for temporary patchwork of filling up to make up the statute more effective and workable and to subserve the interest of the society, a process of judicial interpretation would become inevitable. भाई मोटी मोटी बात समझ लो
कि अगर कोई कानून बना हुआ है और उसमें कुछ खामियां हैं तो बार बार अमेंडमेंट की जगह उसमें कुछ पैच वर्क को फिलअप कर दिया जाए, तो वहाँ पर स्टैच्यू की जो वर्किंग है उसको काफ़ी हद तक इफेक्टिव कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और यही कोर्ट ने अपने फैसले में जो है लिखा है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोर्ट एक तरफ तो ये मांग के चलती है कि हमारे पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है, पर दूसरी तरफ ये कहती है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हुए जो पैच वर्क है हम कर सकते हैं, और इसके तहत जो कानून की वर्केबिलिटी है, जो कानून की एफिशिएंसी है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो जो आपको समझनी है, जो खासकर है पैरा नंबर 24 को लेकर, जिसमें कोर्ट का ये कहना है, अ जुडिशियल ऑर्डर कंपेलिंग अ पर्सन टू गिव सैंपल ऑफ हिज वाइफ वायलेट द फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 23 और नॉट इज टू बी डिटरमिन्ड। ये क्वेश्चन जो है कोर्ट को डिटरमिन करना था। द इशू इज इंटरेस्टिंग एंड डिबेटेबल बट नॉट हैविंग बीन आर्ग्यूड बिफोर अस इट विल सफिश टू नोट, ये सफिशिएंट होगा नोट करने के लिए, इन द व्यू ऑफ ओपिनियन रेंडर्ड बाय दिस कोर्ट इन नंबर ऑफ जजमेंट्स को जो है रिलाई किया गया है। और ये कह दिया द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एब्सोल्यूट, कि ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है बट मस्ट बो डाउन टू कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट। वी रिफ्रेन फ्रॉम एनी फर्दर डिस्कशन एंड कंसिडर इट एप्रोप्रिएट not to record any further observation on any issue not specifically raised before us। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 24 में जो बात लिखी है वो कंसीडर करते हुए लिखी है आर्टिकल 20(3) को, बट इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस पर कोर्ट ने बात करने से, चर्चा करने से ही मना कर दिया। और एंड में ये बात जरूर लिखी है कि हम ये बात मानते हैं, मैं खासकर बात कर रहा हूँ पैरा नंबर 25 की, कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, फिर भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का उपयोग करते हुए हम उसे एम्पावर करते हैं कि वो ऐसा कर सके। पर जजमेंट में मिसिंग क्या है, जो कंसेंट वाला पॉइंट है, कि वो डायरेक्ट तो कर सकता है, पर अगर अक्यूज्ड कंसेंचुअल है या नहीं है इस बारे में जजमेंट जो है साइलेंट है। एक छोटी सी बात, एक रिसेंट जजमेंट हम इसके साथ साथ जो है पढ़ना चाहेंगे। जजमेंट जो है मार्च 2021 का है, कर्नाटका हाईकोर्ट का है, जहाँ पर एक अक्यूज से कहा गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड बताइए, ईमेल अकाउंट बताइए। उसने कहा नहीं बताऊंगा, तो कोर्ट ने कहा जी इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करो। मामला हाईकोर्ट तक गया। जिस जजमेंट पर आज एसीटी बात कर रही है उस जजमेंट को भी यहाँ पर चैलेंज किया गया, रखा गया। तो हाईकोर्ट ने एक बात कही कि अगर कोई भी स्थितिजनक साक्ष्य जो कि अक्यूज के खिलाफ एज एविडेंस यूज में ले सकते हैं, ये डेफिनेटली आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन होगा। तो वहाँ पर कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड या ईमेल अकाउंट उपलब्ध कराने की बात की गई, या इसके साथ साथ इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई, उसको सेट असाइड कर दिया। तो कुल मिला के छोटी सी बात समझनी है हमारे को कि कानून में जो है कोई प्रोविज़न नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, बाय द वे ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये पावर दी गई है। अब इसका स्कोप क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 जो कि आज की सीरीज़ का आखिरी पार्ट है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आपको नोटिस ऐसे मजिस्ट्रेट से या एसीबी से आता है तो उसे डील कैसे करना है। ऐसी क्या बात लिखें कि नोटिस अपने आप ही ड्रॉप हो जाए। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 3 जो है ज़रूर देखिएगा, जहां पर आपको इस तरह की नॉलेज जो है इन इफेक्टिव वे और इन सिंपल वे जो है प्राप्त हो जाएगी। तो घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, लड़ने का है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर डर लगता है तो चूड़ी पहन लो यार, और अगर लड़ना है तो कड़ा पहनो, कानून जानो और पहुंच जाओ मैदान में। भाई होना क्या है, जो होना वो तो हो गया, जो बिगड़ना था बिगड़ गया। अब तो सिर्फ कानून की और दाव पेचों की बात रह गई है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।